तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अभी रिसेंटली ही ओपेक प्लस जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रियों का जो एक संगठन है उसने यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि भाई हम 1.6 मिलियन बैरल यहाँ पर ऑयल जो है उसका प्रोडक्शन कट कर देंगे। अब देखिए फैसला तो इन्होंने कट करने का लिया कि भाई हाँ यहाँ के हम कट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और सप्लाई जब किसी चीज़ की कम हो जाती है ना तो उसकी जो है प्राइस वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर ऑयल मार्केट में भी हुआ। अब जैसे इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन कट करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो चढ़ गए यहाँ पे, और अब $80 $85 ये सब रेट हमें देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो $100 से भी पार पहुँच सकता है, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कमोडिटी के प्राइस में मेजर रोल प्ले करता है, और लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस ही बढ़ जाएगा तो यहाँ पर कमोडिटी के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, और इस चीज़ से बहुत सारे जो देश है वो इफेक्ट होंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन अब देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन सी जो देश हैं वो इफेक्ट होंगे, और इस चीज़ से जो ओपेक प्लस संगठन है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए रिसेंटली ओपेक प्लस देशों ने मिलकर यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन को कट करने का फैसला लिया था, जो लगभग 1.6 बिलियन बैरल कट होगा। और इससे पहले अक्टूबर महीने में ही ओपेक प्लस ने 2 बिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कट किया था, और इस चीज़ से भी ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वैसे देखा जाए तो ऑयल के प्राइस काफ़ी लंबे समय से स्टेबल चल रहे थे, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल जितने रहने चाहिए उससे ज़्यादा ही हैं, और इस वजह से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही थी। लेकिन अभी जो प्रोडक्शन कट हुआ है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इससे ऑयल के प्राइस $100 प्रति बैरल ना चले जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए डिवास्टेटिंग होगा, और लगभग हर जगह आपको महंगाई देखने को मिलेगी। सर्जिंग ऑयल प्राइस कुड अगेन फ्रस्ट्रेट इन्फ्लेशन फाइट, यानी कि यहाँ पर जो ऑयल प्राइस है अगर वे बढ़ जाते हैं और ज़्यादा, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे देखा जाए तो ओपेक प्लस में शामिल सऊदी अरब और रशिया सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन कट करेंगे, जो लगभग 5-5 लाख बैरल पर डे ऑयल होगा, और इसकी शुरुआत मई से होगी, जो दिसंबर 2023 तक कम प्रोडक्शन चलता रहेगा। लेकिन ओपेक के दूसरे मेंबरों जैसे कि कुवैत, ओमान, इराक, अल्जीरिया और कजाकिस्तान जैसे देश भी यहाँ पर ऑयल आउटपुट को कम करेंगे। कोई 2 लाख बैरल तो कोई 1.5 लाख बैरल कम करेगा, और इस चीज़ से ऑयल के प्राइस $85 के पार चले गए हैं, और ये पिछले 6-7 महीने 10 महीने में सबसे ज़्यादा ऑयल प्राइस है और सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि ओपेक प्लस ने यहाँ पर यह फैसला ले लिया कि हम मई से प्रोडक्शन कट करेंगे जो दिसंबर तक रहेगा। पिछली बार भी ओपेक प्लस ने अक्टूबर में प्रोडक्शन कट करने का फैसला लिया था, जो बोला था कि हम मार्केट को स्टेबल करने के लिए प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, जो कुछ महीनों तक के लिए ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन कट करने का फिर से फैसला ले लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ओपेक प्लस ये कह रहा है कि हम सिर्फ दिसंबर तक ही प्रोडक्शन कट करेंगे तो इसका भरोसा मत करना। ओपेक प्लस दोबारा भी प्रोडक्शन कट कर सकता है, लेकिन सवाल ये आता है कि इसके पीछे ओपेक प्लस का क्या मोटिव है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओपेक और ओपेक प्लस क्या है। तो देखिए 1960 से पहले ऑयल मार्केट बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं थी, जिससे ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इन देशों ने मिलकर सोचा क्यों ना यहाँ पर साथ आया जाए और ओपेक बना लेते हैं। तो 1960 में ओपेक की शुरुआत हुई, ताकि पूरी दुनिया में ऑयल की अवेलेबिलिटी और प्राइस को मैनेज किया जा सके। शुरुआत में इसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर बनाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 देश है जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी के बहुत सारे देश हैं वो भी ऑयल एक्सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में यहाँ पर धीरे धीरे ओपेक के जो मेंबर हैं उनकी संख्या बढ़ती गई, और आज की डेट में इसके 13 मेंबर हैं। लेकिन जो देश इसके मेंबर नहीं है और वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और साथ ही ओपेक की नीतियों के अनुसार चलते हैं, तो उसे ओपेक प्लस कहा जाता है। जैसे कि रूस इसका मेंबर नहीं है, लेकिन रूस बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और ओपेक की नीतियों के अनुसार ही चलता है। ओपेक के जो फैसला लिया था तो उसमें रूस ने भी यहाँ पर 5 लाख बैरल ऑयल प्रोडक्शन का कट करने का फैसला लिया, तो यहाँ पर ओपेक की नीतियों के अनुसार ही चलता है रूस। तो यहाँ पर ओपेक के मेंबर और उसके जो सहयोगी देश है उन सबको मिलाकर उनको ओपेक प्लस कहा जाता है। और इसे बहुत सारे देश और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का एक कार्टेल है जो इसकी कीमतों को मैनिपुलेट करता है। लेकिन फिर भी इसे दुनिया के कुछ ताकतवर संगठनों में से एक के तौर पर माना जाता है, और इसके एक फैसले से पूरी दुनिया में हलचल होती है, और अब हलचल हो भी रही है, क्योंकि ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन करने का जो फैसला लिया है उससे ऑयल के प्राइस जम कर गए हैं, और इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का और ज़्यादा खतरा हो गया है। अब सवाल यह आता है कि इससे ओपेक प्लस के देशों को क्या फ़ायदा है। तो देखिए यहाँ पर इन्हें सीधा सीधा फ़ायदा है, और ये फ़ायदा है ऑयल प्राइस का।
अभी पिछले साल से ही ऑयल प्राइस जो है वो स्टेबल चल रहे हैं, जो $70 के आसपास चल रहे हैं, लेकिन इससे ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इन्होंने मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए प्रोडक्शन कर दिया, ताकि मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम हो जाए, और जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और इस चीज़ से प्राइस बढ़ते हैं। तो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर सऊदी अरब और रशिया जैसे देशों ने मिलकर ऑयल का प्रोडक्शन कट कर दिया। हालांकि देखा जाए तो इन्होंने ये बताया है कि हम मार्केट को स्टेबल करने के लिए ही ऑयल का प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की माया है। सबको अपने आगे पैसा दिखाई देता है और पैसे कमाने के लिए यहाँ पर ये साइड में बोल देते हैं, जुगाड़ कर देते हैं कि भाई हम तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है हर कोई। और इतना ही नहीं, अभी तो ऑयल का प्राइस $85 के आसपास है, लेकिन ओपेक प्लस ये चाहते हैं कि इसका प्राइस $100 के ऊपर रहे, ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल हो। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑयल का प्राइस $100 के पार चला जा सकता है। लेकिन ऐसा होता है तो किन देशों पर क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आइए ये जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी देश पर असर पड़ेगा तो वो देश है भारत। भारत चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का कंज्यूमर है और अपने इस्तेमाल में आने वाले क्रूड ऑयल का 85% भारत इंपोर्ट करता है। तो भारत पूरी तरह से इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है और साथ ही भारत लगातार अपने इंपोर्ट भी बढ़ाता जा रहा है और पिछले एक साल में 8.5% इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है। हालांकि देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया पर दबाकर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रूस अपना तेल नहीं बेच पा रहा था। तो ऐसे में रूस ने भारत को डिस्काउंट दे दिया कि मार्केट रेट से हम तुम्हें $10-15 का डिस्काउंट दे देंगे। तो भारत ने भी रूस से दबाकर ऑयल खरीदा, लेकिन रूस का ऑयल रिलायंस और नयारा जैसी कंपनियां ही खरीद रही है और फिर उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रही है। तो ऐसे में ज़्यादा फायदा भारतीय लोगों को नहीं है, सिर्फ इन कंपनियों को ही फायदा है। और अगर $100 पर बैरल ऑयल का प्राइस चला गया तो फिर डिस्काउंट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि रूस तो अपना प्रोडक्शन वैसे भी कट कर रहा है, तो वो ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं दे पाएगा भारत को। तो ऐसे में भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है और भारत में आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ने का खतरा है, क्योंकि सारा का सारा जो संबंध है महंगाई का वो ऑयल के प्राइस के ऊपर भी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो लगती है उससे कमोडिटी के प्राइस ऊपर नीचे चलते हैं। तो तैयार रहिए आप महंगाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑयल के जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं, तो आपको भी यहाँ पर अपनी जेब से ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। फिर आता है जापान, जो ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है और ऑयल टोटल एनर्जी का 40% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उससे बन गई, पानी से बन गई, डैम लगा के बना दिया, न्यूक्लियर पावर से बना दी, कोयल से बना दी, लेकिन जो ऑयल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% है। लेकिन जापान के पास खुद का कोई भी ऑयल रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे में जापान 80-90% मिडिल ईस्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर $100 प्रति बैरल ऑयल का प्राइस होता है तो ऐसे में जापान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जापान अपनी एनर्जी को सिक्योर करना चाहता है और अमेरिका से नाता तोड़ते हुए यहाँ पर रशिया से ऑयल खरीद रहा है डिस्काउंट में। मैं आपको बता दूं कि जापान और रशिया दोनों टेक्निकली आज भी वॉर में ही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद दोनों के बीच में सीज फायर तो हो गया, लेकिन कोई भी पीस ट्रीटी आज भी साइन नहीं हुई है। तो टेक्निकली दोनों देश वॉर में है, लेकिन जापान फिर भी रूस से ऑयल खरीद रहा है ताकि आने वाले कैटास्ट्रोफ से बचा जा सके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जापान अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाने को तैयार हो गया और अपने दोस्त को छोड़ दिया कि चल हट, हम यहाँ पर अमेरिका से साथ तोड़ते हैं और रशिया से यहाँ पर ऑयल खरीदते हैं। फिर आता है साउथ कोरिया। पूर्वी एशिया में साउथ कोरिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता है। तो साउथ कोरिया के साथ साथ इटली भी अपनी ज़रूरतों का 75% से भी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं ये देश। हालांकि देखा जाए तो यूरोप और चाइना भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, लेकिन चाइना को ईरान और रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो वो थोड़ा बहुत झेल जाएगा। तो इसी तरह यूरोप अपनी एनर्जी के लिए कोल बेस्ड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और गैस पर निर्भर है। गैस के प्राइस ऊपर नीचे होने से यूरोप पूरा हिल जाता है, लेकिन तेल का इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है यूरोप के ऊपर। तो यूरोप भी यहाँ पर थोड़ा बहुत झेल जाएगा, लेकिन बाकी देश नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इकोनॉमी तो उनकी ठीक ठाक है, लेकिन ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे होने से उनकी जो इकोनॉमी है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से हालत ख़राब है और इनके पास फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं अर्जेंटीना को ही ले लूँ, भले ही उसके ने फीफा वर्ल्ड कप जीता हो, लेकिन इससे अर्जेंटीना की इकोनॉमी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। फीफा वर्ल्ड कप जीतने से अर्जेंटीना में 100% की महंगाई चल रही है और इसके पास पैसा भी नहीं है। तो अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर चला गया तो ये चीज़ अर्जेंटीना के लिए कैटास्ट्रोफ साबित होगी। और इसके अलावा तुर्की में 2 महीने पहले अर्थक्वेक आया था, जिससे तुर्की के काफ़ी सारे शहर तबाह हो गए थे। तो तुर्की इस समय खुद दूसरों से मदद मांग रहा है, तो ऐसे में वो भी महंगे तेल को झेल नहीं पाएगा। पाकिस्तान की हालत तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज है और पाकिस्तान के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो महंगे तेल से पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इसके अलावा श्रीलंका तो 100% इंपोर्ट पर निर्भर करता है, तो ऐसे में श्रीलंका भी और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो ये है वो देश जो महंगे ऑयल्स को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे।
आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।